नमस्कार मित्रों, मैं आलाप दोषी रेकी गुरु आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, अभिवादन करता हूं। सही में लास्ट सेशन जो अपना रहा, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज एक्सेलेंट, और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब इसी तरह मेरे साथ बने रहें। हम मस्त जिंदगी जिएंगे और जिंदगी के कुछ पहलू भी हम देखेंगे, लेकिन नजरिया रहेगा रेकी का। आज हम शुरुआत करेंगे एक अच्छे से, एक शायर हैं जिन्होंने एक अच्छी सी कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा और फिर हम अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। किसी ने बहुत अच्छा कुछ बताया है कि परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान है बाकी, मंजिल दूर है बहुत उड़ान है बाकी, यूं ही मिलती नहीं रब की मेहरबानी, यूं ही मिलती नहीं रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान है बाकी। जिंदगी के जंग में हौसला है जरूरी, जिंदगी के जंग में हौसला है जरूरी, जीतने के लिए सारा जहां है बाकी। आपका रेकी गुरु आप सबका हृदय से एक बार वापस अभिवादन करता है। मैं चाहूंगा कि आप सब आपके खुद के लिए वापस एक जोरदार तालियां से आपका खुद का ही अभिवादन करें। तो आज अपने रेकी के सिद्धांतों की श्रेणी में हम आगे जा रहे हैं। पहला सेशन हमने पहला एक उसका नियम जो देखा वो क्या था, किसी को याद है? फक्त आज के लिए आलाप अपना जीवन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, मधुरता के साथ व्यतीत कर रहा है। आशा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वाक्य को समझा होगा, विश्लेषण किया होगा, प्रयत्न किया होगा कि यह वाक्य क्या बता रहा है, और उस हिसाब से आप लोगों ने खुद का एक जीवन जीने का, जीवन को देखने का नजरिया, सलीका बदलने का निश्चय किया होगा, यह मैं मान लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था थियरी बहुत सारी अलग अलग होती हैं। किसी भी थ्योरी का मतलब यह रहता है कि हकीकत में हम क्या करेंगे, तो उस थियरी को समझेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे, हमारे जीवन में डालेंगे। कोई भी थियरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिए को बदलती है। देखिए साहब, जहां ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा, दुनिया में कोई बदलाव आने वाला नहीं है जब तक आप में बदलाव ना होगा। तो जीवन के जो सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही रेकी के कुछ सिद्धांत हैं। आज हम उसके दूसरे चरण में जाएंगे, जहां पर आज हम उसका दूसरा सिद्धांत सीखेंगे। गुरुजी मिकाओ उसुई जी ने जो दूसरा सिद्धांत दिया था, वो दूसरा सिद्धांत था, केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। हकीकत में अगर हम सोचे तो वापस हमारा जो लास्ट टाइम बात हुआ था उसी के हिसाब से जीना हमें सिर्फ वर्तमान में ही है। लास्ट सेशन में किसी ने मुझसे यह प्रश्न किया था कि क्या इसका मतलब यही है कि सारी जिंदगी हम वर्तमान में ही जिए? यस, एग्जैक्टली, हमें सारी जिंदगी वर्तमान में ही जीना है, लेकिन भूतकाल से सीखकर वर्तमान में भविष्य के लिए, हमारे जो भविष्य के जो भी कोई गोल हैं, उसके लिए अभी सारे के सारे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, तब जाके हमारा जो भविष्य है, हम जो चाहते हैं, वो हमें पक्का मिलेगा। दूसरा सिद्धांत उसी जी ने यह बताया कि आज के दिन के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। अगर उसको मॉडिफाई करें तो फक्त आज के लिए आलाप अपना जीवन, चिंता की जगह पे क्या हो सकता है? खुशी, आनंद, तो
फक्त आज के लिए आलाप अपना जीवन आनंद में, खुशी में व्यतीत कर रहा है, वापस कर रहा है। इसको एंजॉय करना है। कई बार मुझे यह लग रहा है कि जीवन को हमने वापस, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, ऐसे बड़ा क्लमजी बना दिया है, बड़ा ऐसा सोच के बना दिया कि जीवन बड़ा ही डिफिकल्ट है। फिर भी जो कविता में जो शायर ने हमें जो बताया वो एक्सेलेंट था। कई बार मुझे यह लग रहा है कि हम चिंता करते क्यों हैं। बहुत सारी बात यह आ जाती हैं कि हम चिंता नहीं करते हैं, हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि क्रोध तो हो जाता है, चिंता हो जाती है, जबरदस्त है। लेकिन फिर भी वापस मैं आपको आज यही बताना चाहूंगा, चिंता हमें नहीं करनी है। मुझे यह बताइए आप कि चिंता करने से आज तक के आपके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हकीकत में चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं या तो उसकी सॉल्यूशन को सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हमारी गलती यहीं पर हो जाती है, हम ज्यादातर चिंता करते रहते हैं। चिंता भी कैसी करते हैं अपन? भविष्य के बारे में। हमारा जो पहला सिद्धांत था वो भूतकाल के बारे में था। आज हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो भविष्य के बारे में। हम भविष्य की चिंताएं करते हैं। मुझे नहीं मालूम है मेरा भविष्य क्या है, लेकिन उसको सोचना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कांस्टेंट मैं उसी में रहूंगा तो क्या रहेगा? तो कोई मतलब नहीं। बात यह बनेगी कि भविष्य की जो मैं चिंता कर रहा हूं, कई बार मैंने ऐसा भी लोग देखे हुए हैं कि जिसमें से मान लीजिए कि आज घर में बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची 3 साल की हो रही है, 5 साल की हो रही है, मां बाप चिंता करते हैं। किस चीज की चिंता? अरे बच्ची को लगन जब कराएंगे तो कैसे कराएंगे? लगनी को जो बच्ची है ना उसको हमें पढ़ाना है। बच्ची को लगन में हम क्या देंगे? कौन सा उसका लाइफ पार्टनर होगा? कैसा होगा? क्या ये सब कोई जो प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न क्या आज ही सोचना जरूरी है? देखिए, आप ये भी मानते हैं कि भविष्य किसी ने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम कि हम जो सोच रहे हैं कल हम होंगे या नहीं, हमारा अस्तित्व होगा या नहीं। हम जिस व्यक्ति के बारे में इतना सोचते हैं क्या वो यहां पर होगा या नहीं, हमें नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी हम चिंता करते रहते हैं। कितना सही है? बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा हुआ है कि जो चिंता करते हैं उसमें से बहुत सारी चीज जो चिंता होती है, जो टॉपिक होते हैं, वो इतने जेन्युइन होते ही नहीं है। कई बार हम उन लोगों को, उन टॉपिक को ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। मैं कई बार देखता हूं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आज अगर कोई ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं तो ज्यादातर पेशेंट्स मेरे हैं कोरोना के, जो कोरोना से अभी सफरिंग में हैं, या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं जो उनके साथ हैं। आज उन लोगों की मानसिक परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है। और वो भी क्या? चिंता। हमें हो जाएगा तो, हम ये करेंगे तो, हम वो करेंगे तो। आपको ये लग रहा है कि इतना ज्यादा प्रेशर या टेंशन करने से आप इस अच्छी सी जिंदगी को, प्यारी सी जिंदगी को, इस अच्छे से माहौल को एंजॉय कर पाएंगे? ये कतई नहीं होगा। आपको ये मालूम है कि हमारा जो दिमाग है, वो दिमाग अगर किसी चीज को पकड़ लेता है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस हिसाब से रिएक्ट करता है। मेरे पास अभी एक पेशेंट आए थे। वो लेडी का एज था 67 इयर्स और उनको मालूम पड़ा कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, लास्ट स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर। जब तक वो जी रही थी तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा पेन था। वो बता रही थी कि कोई पेन वगैरह है,
डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाए और फिर यह बताया कि आपका ये लास्ट स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर के मुताबिक वो औरत करीबन 6 महीने तक जी सकती थी। ऑल ऑफ सडन मुझे समाचार मिलता है कि उनका 6 महीने में देहांत हो गया। ये देहांत कैसे हो गया? क्या कैंसर के जर्म्स ऑल ऑफ सडन स्प्रेड होने लगे? अचानक इतना सब कुछ बुरा हो गया? और डॉक्टर जो बता रहा था कि करीबन 6 महीने तक दिक्कत पक्का नहीं आएगी, बट 6 महीने से ज्यादा ये औरत नहीं खींच पाएगी बिकॉज शी इज हैविंग मल्टीपल कैंसर्स। क्या हुआ? फैमिली मेंबर से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि अलाप भाई, जब से उनको ये मालूम पड़ा था कि उनको कैंसर है, तब से उनका खाना पीना बंद हो गया था। एकदम चुपचाप हो गई थी, हमारे साथ जुलती मिलती नहीं थी, और अचानक वो कोलैप्स हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि उस औरत की जान कैंसर ने ली या उसी के खुद के नेगेटिव थॉट्स ने ले ली, उसकी चिंता ने ले ली। आज हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखकर, उसको नजर में रखकर, लेकिन कभी यह सोचा कि भविष्य को देखते देखते आज हमारा वर्तमान हमारे हाथों में से निकल रहा है, हम आज को जी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से छोटी उम्र के हैं या मेरे से बड़ी उम्र के हैं। मैंने बहुत लोगों को यह सुना हुआ है कि वो लोग ये बता रहे कि हमने लाइफ बड़े स्ट्रगल के साथ पास की है, हमारी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल थी, हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट लिए और स्ट्रगल में ही हम आज बूढ़े हो गए। हम चाहते हैं कि हमें यहां पर घूमना है, यहां पर दर्शन करने जाना है, ये करना है, वो करना है। अब शरीर साथ नहीं देता है, पैसा आ गया, रुतबा भी आ गया, क्या करेंगे इसका? मजेदार बात यह है कि अगर आपके पास कोई चीज है, अलादीन का जादुई चिराग है, और उस चिराग को आप अगर इस्तेमाल न कर पाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपकी अनावड़त तो नहीं बोल पाएंगे, कम नसीबी पक्का बोल सकते हैं, लेकिन उस जिन का इंसल्ट हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? अगर मान लीजिए कि वो जिन आपके सामने आके खड़ा हो जाए और बोले, यार क्या कर रहे हो, मैं क्या चीज था, मेरे पास क्या पावर थी, मैं किस चीज के लिए यहां पर आया, आपने मेरा क्या इस्तेमाल किया, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये होती है चिंता जो हमें सतत भविष्य के दौर में लेके जाती है। भविष्य जो आपने ना देखा, ना किसी ने देखा, वो भविष्य। और ये हमने कई बार देखा हुआ है कि जब हम भविष्य को देखते हैं तो ये होता है कि फिर एक बार सोच बढ़ती जा रही है सिख चल्ली की तरह। पॉजिटिव थॉट्स हैं, ग्रेट, लेकिन यहां पर वापस ये तय करना है कि अब मुझे कब खड़ा होना है, कब अपने थॉट्स को बंद करना है और कब एक्शंस में आगे जाना है। ये नहीं कर पाते, या तो कोई नेगेटिव थॉट हो जाती हैं। जिस किसी भी इंसान से हम ज्यादा प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपकी बीवी या आपके हस्बैंड, आप बहुत प्रेम करते हैं, उनका घर पे शाम को आने का समय होता है शाम को 6 बजे का, 6:30 बज गए, 7 बज गया, 7:30 बज गया, क्या होता है उस टाइम पर? हमारे दिमाग में सही सोच आती है या गलत सोच आती है? शुरुआत गलत सोच से होती है। मुझे यह लग रहा है कि क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया, कुछ खराब हो गया होगा उनके साथ, मारपीट हो गई होगी, क्या है, जिंदा भी है या नहीं है? साहब, हम बैठे बैठे किसी जीवित व्यक्ति को आराम से मौत दे सकते हैं। ये अपनी चिंता होती है। जब आप खुद के लोगों के लिए जब सोचते हैं तो अच्छा क्यों नहीं सोच सकते कि अच्छा वो अपने बॉस के साथ बैठे होंगे, बॉस उनको पक्का मोटिवेट करते होंगे, उनको थैंक्स बोलते होंगे, उनका काम बढ़िया है, ये तो मुझे भी विश्वास है, इसीलिए बॉस उनको कुछ ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहते हैं।
बॉस उनके साथ कुछ बिजनेस शेयरिंग करते होंगे। ऐसी सोच कतई नहीं आती है। बच्चा स्कूल से अभी तक नहीं आया, क्या हुआ होगा? एक्सीडेंट हो गया होगा, भाग गया होगा, कोई उठाकर ले गया होगा। मैं मानता हूं कि आज का माहौल ऐसा है कि जहां पर हमें यह लग रहा है कि हाँ सब कुछ सब गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन हम ये क्यों माने कि वो गलत हमारे साथ ही होगा? आज के जमाने में भी बहुत सारी ऐसी व्यक्ति हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहां पर बहुत कुछ सही होता है, अच्छा होता है। आज आप और हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर अभी कुदरत का इतना प्रकोप नहीं दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल कैलामिटीज की, कि जहां पर आप झारखंड, यूपी, बिहार, उस जगह पे अगर थोड़ा सा भी देखें तो एक तरफ बाढ़ आ रही है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ धरती कंप आ रहा है। कितनी चीजें हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि मैं आपको यह बता दूं कि हम कुछ भी शेयर करें तो उस टाइम पर कंपल्सरीली आपको खुद के साथ बातचीत करनी है, आपको खुद का एनालिसिस करना है और आपको खुद को ही रेटिंग देनी है। आज मैं आपको 3 डेजिग्नेशन देने जा रहा हूं। एक, आप खुद ही आरोपी हैं। 2, आप आपके ही वकील हैं। 3, आप जज हैं। मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूंगा। ये तीनों चीजें, ये तीनों दर्जे आपके खुद के हैं और आप खुद सोचेंगे कि सही मायने में आप जो भी कुछ कर रहे हैं कितना सही है, कितना गलत है। आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कीजिए। ये एक अलग सी बात है, ये एक अलग सी जर्नी है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड दाई इन सेल्फ। खुद में जाने वाली बात है। कोई आएगा, आपको थप्पड़ मारेगा, बताएगा ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलत सोच है। कब तक हम ऐसे जिएंगे? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास आंखें नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों भागते हैं? रण छोड़। वो कृष्ण भगवान थे, क्या हम वो कर पाएंगे? कर भी लिया तो जब उनके पास जाएंगे यहां से मरने के बाद, तो उनको क्या जवाब देंगे कि आप तो रण छोड़ के निकल गए थे, हमारी रण छोड़ने की वजह क्या थी? एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं दोस्तों। एक भगवान का बहुत ही बड़ा डिवोटी था, जबरदस्त। वो भगवान के लिए, जैसे बोलते हैं ना, कि वो भगवान के ही बस प्रार्थना करता रहता था, और इतना डिवोटी कि जब भी देखो 24 घंटे वो सिर्फ धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान। लेकिन वो हर रोज भगवान को ये बोल रहा था कि भगवान, ये क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में? तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों का रेप हो रहा है, लांच रुश्वत वगैरह बढ़ती जा रही है। भगवान तू क्या कर रहा है? हम तुम्हारे बच्चे हैं, तू ऐसे कैसे देख सकता है? हमें, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। भगवान तुम्ही ने बताया था कि जब जब हम पर परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तकलीफें होंगी, भगवान तू जन्म लेगा। तो भगवान तू कहां है? तू कब आएगा? क्या पूरा मानव समुदाय मर जाएगा तब तू आएगा? हर रोज यही प्रार्थना अच्छे तरीके से। मौत तो आती ही है, बंदा मर गया, मरने के बाद सीधा भगवान के पास, एकदम गुस्से में धुएं पुए होके वो दौड़ के जा रहा है भगवान के पास, गुस्से से बात कर रहा है, भगवान ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने सब कुछ सुना। अच्छा तेरी कंप्लेन क्या है? रेप हो रहा है, लांच रुश्वत, चोरी, लूटपाट, युद्ध, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। भगवान ने इसके बाद बोला, इसी के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, तू मेरा बच्चा है, कुछ सुधार करके आएगा। तूने क्या किया? बाकी के बच्चों की तरह तू ऐसे ही वापस आ गया। देखिए, अगर हम जब बोलते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, अगर वो हमारा बाप है, तो चिंता किस चीज के लिए है?
चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर एक चीज में रैशनैलिटी होती है, एक न्यूट्रलिटी होती है, एक वाजबी धोरण रहता है। तब तक आप उस सोच को आगे लेके जाइए। लेकिन जो सोच आप पर हावी हो जाए, आपकी प्रगति को रोके, आपके शारीरिक मानसिक संतुलन को हिला दे, उस सोच को आगे लेके जाने का क्या मतलब है? उसी को बोलते हैं चिंता। मुझे मजा आता है जब कई लोग माला गिनते हैं, चैंटिंग करते हैं, श्री कृष्ण शरणम ममः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, हम आपके शरण में हैं, आप हमें आगे ले जाइए, मार्ग दिखाइए। शरण का मतलब यह होता है कि जहां पर एक विश्वास है, मुझे विश्वास है मेरे भगवान पर कि मेरा भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने क्या बताया? हे जीव, तू एक राई मात्र का भी बदलाव नहीं कर सकता है। वही स्वामीनारायण संप्रदाय में तुम एक लीफ को भी यहां से वहां नहीं कर सकते हो। क्या बात है? इसका मतलब यही हुआ कि हकीकत में जो भी कर रहा है सब कुछ भगवान कर रहा है। अब बात आ रही है हमारे विश्वास की। कुछ काम हम पक्का करेंगे। मैं ये नहीं बताना चाहता कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब हम काम करें तब तक हमारी जिम्मेदारी है। काम होने के बाद परिणाम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जब आप रात को सो जाएं आप, तो खुद से प्रश्न कीजिए कि आलाप, आज तुम्हें जितना भी काम करना था, जो भी काम करना था, जो भी एफर्ट्स डालने थे, क्या तूने सही किया? अगर जवाब मिलती है हां, खत्म, बिंदास निश्चिंत होकर सो जाइए। अगर जवाब मिलती है ना, तो सोचिए कहां पर गलती हो गई। ऐसा क्या हो गया, हमने कहां पर गलती कर दिया, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे दूसरे दिन। लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे। हाय हाय, मेरे से ये हो गया, मेरे से ऐसे गलती कैसे हो गई, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। हो गया ना, खत्म। जो खराब हो चुका है उसे आप कैसे सुधारेंगे, ये आपका काम और कर्तव्य है। जो खराब हो चुका है उसका क्रिटिसाइज लोग करेंगे, सोसाइटी करेंगे, यह आपका काम नहीं है। अगर अभी मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं तो यहां पर मुझे यह देखना है कि आलाप, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एकदम सही तरीके से जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट के साथ सबके साथ शेयर करो। बाकी एनालिसिस आप करेंगे, मैं भी करूंगा, और अगले सेशन में उसको मॉडिफाई करेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे। तरीका ये होता है जीने का। मुझे ये बताइए साहब कि कितनी भी चिंता कर ली, मान लीजिए कि आपकी लड़की है, लड़के के लिए चिंता कर ली आप लोगों ने, उसके मैरिज करवाने हैं, 3 साल की लड़की, अभी से आपने चिंता करनी चालू कर दी, क्या होगा? हाँ, इसके लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन आप ले लीजिए। लग्न करवाना है बच्ची का, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो बच्ची का सही एजुकेशन चाहिए, ठीक है, बच्ची को वो प्रोवाइड कीजिए। उसके लिए थोड़ी सी मुशक्कत कीजिए, पैसा, एटमॉस्फेयर वगैरह जो भी कुछ करना है। आप एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप अगर स्टेजेस बनाएंगे, गोल बनाएंगे, तो वो सही है। लेकिन जो दूर की गोल है, बच्ची का लग्न 20-25 साल के बाद होगा, आपने कभी सोचा है कि आपका ये 20-25 साल कैसा जाएगा? आप हर रोज मरेंगे, आप कभी जी नहीं पाएंगे। आप अपनी बच्ची के साथ भी सही ढंग से नहीं रह पाएंगे। दिमाग में एक ही बात चल रही है, बच्ची जाने वाली है, उसका लग्न करना है, इसके लिए बस दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। इस बीच आपने बच्ची के साथ कब हग किया, कब उसके साथ प्रेम से बैठे, कब उसको लेके घुमाने के, सहलाने के लिए लेके चले गए? आप नहीं कर पाते हैं। जिस दिन बच्ची का लग्न होता है, उस दिन अगर बाप सबसे ज्यादा रोता है, उसका एक कारण सिर्फ ये है
कि शायद तक उस दिन पहली बार वो लड़की जाते वक्त अपने पापा को हग करके जाती है, वो उनके स्पर्श होता है और बाप को तब जाके ये समझ में आता है कि मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, अब वो किसी और के घर में जाएगी और जब उसकी उम्र थी मैं उसके साथ न रह पाया। चिंता की सबसे अगर कोई खराब चीज है तो ये है कि वो आपको नेगेटिव कर देती है, आपको आज में जीने नहीं देती है। एक बात है, चिंता को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आप थोड़े से सजग होके जीवन को जीना चालू कर देते हैं। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चिंता मैं ये नहीं बता रहा हूं कि नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से फक्त और फक्त आज के दिन के लिए, केवल आज के दिन के लिए आलाप अपना जीवन खुशी के साथ, आनंदमय के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि या तो आप लोगों ने भी देखा हुआ है, कुदरती बहुत सारी जो भी कुछ होनारतें होती हैं, सारी होनारतों को हमने देखा। धरतीकंप आया, कोरोना आया, बैंकरप्सी हो गया, घर में किसी इंसान का निधन होता है, जब हम उनको स्मशान गृह में लेके जाते हैं उस टाइम पर क्या होता है, हम ये सोचते हैं यार ये जीवन है, जीवन इसको बोलते हैं, शिट मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो जीवन जीता ही नहीं हूं। इससे अच्छी बात यह है कि मैं जीवन जीऊं। जब बैंक करप्ट हो गई तो उस टाइम पे ये सब लोगों ने बोलना चालू कर दिया, लो बचत करने का क्या फायदा। अब इससे अच्छा है कि कोई बैंक वाला लेके जाए, मैं खुद ही अपने पर अपना बचत, अपना पैसा उड़ाऊं। जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया, ये सारी चीजें कब तक चली? जब तक आप स्मशान में थे तब तक ये सारी सोच वहीं की वहीं रह गई। आप उसको वहीं के छोड़ के अगर वापस चिंता को लेकर आ गए। ज्यादातर जो मैंने बताया कि हमारी 90% सोच ऐसी होती है, या तो चिंता ऐसी होती है जो शायद तक होने वाली ही नहीं है, या तो उसका कोई कारण ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। तो आज से हम सकारात्मक सोचेंगे। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, चिंता के लिए अगर हम मेडिकली थोड़ा सा सोचें, एज अ रेकी हीलर अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं तो मेडिकली चिंता करने की वजह से सबसे पहली इफेक्ट होती है आपके हृदय को, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो भी प्लस माइनस होता है वहां पर सबसे बड़ी असर होती है। दूसरी बात होती है आपकी किडनी की जो कांस्टेंट शुद्धिकरण की क्रिया करती हैं। थर्ड, वाटर लेवल, और वाटर लेवल की वजह से अगर कहीं पे गलती होती है, आई मीन फिजिकली कोई तकलीफ होती है, तो होता है सर्दी, जुकाम, खास करके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि जिसकी वजह से कल जाके सेक्स में तकलीफ हो जाती हैं, या तो चाइल्ड कंसीविंग में भी तकलीफ होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को यह मालूम होगा कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो ज्यादातर उसे यह सिखाया जाता है, बेटा आप आनंद में रहो, चिंता मत करो। क्यों? क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उसके गर्भ में रहे हुए बच्चे को उसका इफेक्ट होता है। सोचा है कभी? अगर मान लीजिए कि आप चिंता करते हैं, उसकी इंपैक्ट गर्भ में रहे हुए बच्चे, जो जीव अभी बाहर नहीं निकला है, अगर उससे इंपैक्ट होता है तो क्या होगा? मेरे पास 3 केसेस आज की तारीख में एज अ हीलर है कि जहां पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी औरत चिंता में थी। मान लीजिए कि घर का कोई माहौल सही नहीं था तो वो चिंता कर रही थी, पैसों की कुछ तकलीफ थी तो वो चिंता कर रही थी, या किसी और के साथ कुछ तकलीफ हो गई और वो चिंता कर रही थी, या तो उसे यह था कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी होगी, प्रेगनेंसी के बाद मुझे यहां रहना है या तो फिर मुझे अपने घर जाना है। ये सारी चीजें थी।
और उस टाइम पर पोजीशन ये हो गई कि वो चिंता करने लगी और उन तीनों के जो बच्चे आए वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव बच्चे हैं आज की तारीख में, और वो उनको हीलिंग के जरिए, डॉक्टरी ट्रीटमेंट के जरिए उनको हील करने का ट्राई कर रही है। डॉक्टर ने भी यही बताया था, जब इनिशियली 6 महीने तक जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी कराई गई थी, तब तक वो सारे के सारे एकदम सही थे, उन सब का ग्रोथ एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं था। अचानक क्या हो गया? चिंता। जब से चिंता चालू हो गई तो वो तकलीफ उनको होनी चालू हो गई थी। आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब कोई इंसान चिंता करता है, जब हम उनको देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार कुछ गड़बड़ी लग रही है तेरे में, मजा नहीं आ रहा है। क्या कारण है? फिजिकली जो हमारा फिजिक होता है, जो शरीर होता है, वो फरियाद कर देता है, सामने वाला इंसान समझ जाता है। या तो फिर कई बार ये होता है कि हमारा जो मन होता है, हमारी जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं और जगह पे जाना चालू कर देती है। ये तरीका हो जाता है। सो अवर सेकंड प्रिंसिपल फॉर द रेकी इज just for today only, Alap will live his life, Alap is living his life very happily. फक्त आज के दिन के लिए आलाप अपना जीवन बड़े ही खुशी के साथ, आनंद के साथ व्यतीत कर रहा है। बस हमें यही चीज करके जानी है, ठीक है? मैं चाहूंगा आप सब लोग इसका सही ढंग से एनालिसिस कीजिएगा और इसके जो भी फीडबैक्स हैं मुझे देते रहिएगा। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल, वापस हम थोड़ा सा रिपीट करें। पहला प्रिंसिपल कौन सा था? हम अपना जीवन बड़े ही शांति के साथ, मधुरता के साथ व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा, हम अपना जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा, यहां पर डॉक्टर मिकाओ उसी जी ने यह बताया कि आज के दिन के लिए मैं अपना काम ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या होना चाहिए? फक्त आज के दिन के लिए आलाप अपने सर्व काम बड़े ही ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्ण कर रहा है। हम ये करेंगे। पहला सिद्धांत जो था क्रोध के बारे में जो था, वो भूतकाल के साथ अटैच है। पैरेलल अगर हम चक्र के लिए बात करें तो हमारा जो मूलाधारा चक्र है वो उसको डैमेज कर रहा है या तो अफेक्ट कर रहा है। दूसरा सिद्धांत जो भविष्य के लिए है और वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र यानी कि नाभि चक्र या तो चेतना चक्र को अफेक्ट करता है। अब तीसरी बात आ रही है, फक्त आज के दिन के लिए आलाप अपना काम। आलाप का काम क्या है? बस यही लेक्चरबाजी देना, भाषण देना? नहीं, हकीकत में यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि हम हमारा काम बड़े ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बड़े ही निष्ठा के साथ कर रहे हैं। ईमानदारी आप कैसे बता सकते हैं, जता सकते हैं, जब तक आपको आपका डेजिग्नेशन नहीं मालूम। आलाप आज अगर किसी का बच्चा है तो किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी देश का नागरिक है, किसी का पड़ोसी है, किसी का रेकी गुरु है, इस तरीके से किसी का फ्रेंड है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है। बहुत सारे रिलेशंस हम लेके जीते हैं। इन हर एक रिलेशंस को न्याय देना, उसको बोलते हैं ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत करना। हम जब तक हमारे जीवन को ईमानदारी के साथ व्यतीत नहीं करेंगे, इसका मतलब कि एज अ हस्बैंड मुझे जो करना चाहिए वो सब कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूं, देन सॉरी, आज के दिन के लिए मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया। सोचिए, कभी सोचिए। और हाँ, उस टाइम पर हमारी ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि मैं क्या करूं, लेकिन
इतने सारे रिलेशंस हैं, मुझे इतना काम है, मैं अकेला बंदा, 24 घंटे हैं मेरे पास, तो मैं कैसे करूं? सबसे पहली बात, ये जीवन पसंद तो आपने किया ना, ये तो हकीकत है। कई लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं साहब, ऐसा तो कुछ मैंने नहीं किया था, ये आ गया, सिचुएशन ऐसा हो गया, घर का माहौल ऐसा हो गया, करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन हर एक बार आपको ऑप्शंस देती है, आपको चॉइसेस देती है, बस आपको सही चॉइस को उठाना है। अगर उसको उठा लिया, उसको सही ढंग से काम पे लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे से कितने लोगों को यह मालूम है कि सप्तपदी का मतलब क्या है? मैं मान लेता हूं कि आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों का अगर मैरिज हो चुका है या मैरिज की सोच रहे हैं, या तो हमारे में से बहुत सारे लोगों ने मैरिज अटेंड तो किए हैं ना। सप्तपदी क्या है? जब हम किसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन आने वाले 25, 30, 50 साल जिसके साथ हम व्यतीत करना चाहते हैं, उस संबंध की व्याख्या हमें नहीं मालूम है, और हम बोलते हैं कि मैं अपना सारा धर्म ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। कैसे हो सकता है ये? आपको लग रहा है ये? सप्तपदी क्या है? अगर आप ये जाने तो पति क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये आप तब जानेंगे। ऐसा नहीं है कि लग्न हो गया बात खत्म। आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप नहीं कर पाए तो आप बेईमान हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। ये आपको सोचना है। सोचिए, खुद से प्रश्न कीजिए। आपकी बीवी अगर आपको प्यार करती हैं, तो मान लीजिए कि आप हस्बैंड के हिसाब से आपको जो जॉब मिला था वो आपने सही ढंग से परफॉर्म किया है। अगर बच्चे आपसे दूर नहीं रहते हैं, प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि एज अ बाप, एज अ फादर यू आर परफेक्ट, व्हाट यू डिड इज परफेक्ट। यही बातें होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरी बहन मुझे ये बोलती है कि यार आलाप तू एज अ ब्रदर सही नहीं है, मेरा बहनों ही ये बोलता है कि आलाप तू एज अ ब्रदर इन लॉ सही नहीं है, तो मेरे खुद को ये प्रश्न करना है, क्या ये कितना सही है? कई बार हम बोलते हैं कि भाई यार हम कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे। कई बार हमें यह लग रहा है कि हम कितने लोगों को ऐसे ही सहलाएंगे, ऐसे ही उनके मुताबिक जीवन जिएंगे। और एक बात तो है कि हम कुछ भी करें तो उसमें से 2-3% लोग तो ऐसे होंगे जिनको यह पसंद नहीं आएगा। बट इसको एंडोर्स मत कीजिए। मन में है क्या 2-3 लोगों को शायद तक पसंद नहीं आएगा, मैं उनको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दिल से ये भाव रखिए, हृदय से ये निश्चय कीजिए, बट मुझे करना तो है, मुझे करना तो चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज व्हाट द सोशलिज्म इज। हम बाहर के सर्कल को इतना बढ़ावा देते हैं, सोशल मीडिया में इतना बढ़ावा देते हैं, इतने लाइकिंग्स, इतने फ्रेंड्स, लेकिन हमारे घर के जो लोग हैं जिनके साथ हमें सही मायने में हमारी जिम्मेदारियों को निभाना है, हम नहीं निभा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपकी लड़ाई किन लोगों के साथ है? बाहरी लोगों के साथ है या आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ है? ईमानदारी, निष्ठा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात है आपको? तो फक्त आज के दिन के लिए आलाप अपने सारे काम बड़े ही ईमानदारी के साथ और निष्ठापूर्वक कंप्लीट कर रहा है। चलिए बात करते हैं इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे लेके चले तो मॉनेटरी टर्म्स में इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो खास ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि मैं तो एक सिर्फ एम्प्लॉई हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है।
ये मेरी कंपनी थोड़ी ना है, ये मेरा प्रीमाइसेस थोड़ी ना है। हम सब लोग भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं। हमने देखा हुआ है कि कई बार उनकी सीटें कुतरी हुई होती हैं। हमने देखा हुआ है कि उसमें कचरा पड़ा हुआ होता है। गार्डन में, पब्लिक गार्डन में जब हम जाते हैं, हमने देखा हुआ है कि यहां आसपास में कचरा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें यह लग रहा है ये मेरा थोड़ी ना है, ये गवर्नमेंट का है। क्या आप आपका घर ऐसे ही स्वच्छ रखते हैं? ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी कि ये मेरा है, तब तक आप आपका काम ईमानदारी के साथ कर ही नहीं सकते हो। तो साहब, वापस मैं बात करूं कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, चाहे प्यून है या तो मैनेजिंग डायरेक्टर है या तो वीपी हैं। जब आप आपके ऑफिस में एंटर होते हैं और एंटर होने के साथ ही आपको यह फीलिंग आए कि यस, ये मेरा है, यस, मुझे इस कंपनी को कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हो जाए, तब जाके ईमानदारी वहां पे हमें दिखती है, आपकी निष्ठा वहां पर दिखती है। हमने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो अपनी जगह पर नहीं होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट चालू रख के चलते हैं। अब बहुत सारी जगह पे यह बोर्ड लगाना पड़ता है कि कृपया जरूरत न हो तो लाइट को स्विच ऑफ करके जाएं। ये हम पढ़े लिखे लोग हैं। कौन सी ईमानदारी है यहां पर? कंपनी अगर आपका पगार रोकती है, कम करती है, तो आपका हक आ जाता है। हम ये बोलते हैं कि कंपनी को तो पैसा देना ही चाहिए, कंपनी कैसे नहीं देगी? हैव यू एवर आस्क योरसेल्फ कि जब कंपनी आपको 8 घंटे का पगार देती है, तो क्या आपने सही मायने में 8 घंटे तक काम किया है? ज्यादातर हम नहीं कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई कमेंट नहीं है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए कमेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफिस में गए, पानी पीने के लिए खड़े होंगे, वापस आएंगे, 2-4 फ्रेंड के साथ बात करेंगे, वापस आएंगे, स्मोकिंग के लिए बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, वॉशरूम के लिए जाएंगे, वापस आएंगे, लंच के लिए जाएंगे, वापस आएंगे। कभी सोचा हुआ है कि आप जो बता रहे हैं कि आप 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, जितने भी घंटे काम करते हैं, क्या वो 100% आप उनको देते हैं? हम नहीं देते हैं। जब आप पगार लेते हैं, तो क्या कभी आपने खुद से यह प्रश्न किया कि मुझे जो 50,000 पगार मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है या तो 1,00,000 मिल रहा है, क्या मैं उसके लायक हूं? क्या मैंने उसके लायक, मुझे जो भी कुछ देना चाहिए कंपनी को, शारीरिक मानसिक तरीके से, क्या वो मैं दे रहा हूं? हमारी ज्यादातर नजर रहती है हमारे चेक पर, हमारी नजर कतई हमारे खुद पर नहीं रहती है। एज एन ऑडिटर, जब मैं ऑडिट के लिए बाहर जाता था, तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि कंपनी में टाइम के हिसाब से कोई काम ही नहीं कर रहा था, और कई बार फिर बॉस को आप पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से आप शायद तक काम करें। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे काम करने के लिए किसी को मेरे पर वॉच डॉग होने की जरूरत है? एक अच्छी सी बात मैं आपको बताऊं। एक नक्शीकार था, तो एक राजा ने उसे एक नक्शी बनाने के लिए दी। बताया कि देख भैया, इसको लगाना है और हमारे राज्य के एंट्रेंस पर उसको ऊपर हम बिठाएंगे, तो एकदम बढ़िया सी बनाना। नक्शीकार ने बोला ठीक है। वो तो चालू हो गया, काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, एकदम बढ़िया सी नक्शी बन गई। फिर उसने उस नक्शी को साइड में रख दिया और वापस ऐसी नक्शी बनाना चालू किया। अब वहां पर राजा के वजीर पास हो रहे थे, तो उन्होंने बताया नक्शीकार को कि भैया, जब राजा ने तुझसे यह पूछा था कि नक्शी काम खत्म हो गया, तो तूने मना किया था, लेकिन मैंने देखा कि नक्शी काम तो तेरा हो चुका है, तो क्यों तूने झूठ बोला? उसने बोला साहब नहीं, नक्शी काम अभी नहीं हुआ है, वो चालू है अभी। अरे नहीं रे,
मैंने देखा वहां पर, देख एकदम सही, राजा ने यही तो बोला था जो तुम्हें तैयार करना था। साहब तैयार नहीं हुआ है, जैसे तैयार हो जाएगा मैं पक्का आपको बता दूंगा। राजा ऐसा बोल रहे हैं, वजीर ने बोला, राजा ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तू जल्दी कर, नक्शे काम बता रहे हैं, मैं जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, तो वो वाली मूर्ति में क्या दिक्कत है मुझे ये बता। साहब उसकी नाक है ना, वहां से मेरा थोड़ा सा हथौड़ा लग गया, वो थोड़ी सी ज्यादा छिल गई है, तो नाक की जो सिमेट्री होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है, ऐसा बोला। वजीर बता रहा है, अरे यार उसमें फर्क क्या पड़ रहा है तेरे को, अपने को तो ऊपर ही तो लगानी है, और नीचे से किसको देखेगी कि नाक आपकी सही है गलत है। पूरी बॉडी है जिसमें नाक का पोषण आएगा तेरा कितना। बात ये हो गया। नक्शिका ने बोला, माफ कीजिएगा वजीर जी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये नक्शी जो है वो मेरी एक छाप है, एक इमेज है, मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरी आराधना है, और मैं मेरी कोई भी ऐसी आराधना जो अधूरी है, जहां पे कुछ कमियां हैं, वो किसी को दे नहीं सकता। क्या हम कभी खुद को ये पूछते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसे नक्शी काम की तरह, नक्शीदार की तरह कर रहे हैं? पूछिएगा आपको खुद। मजेदार बात यह होती है कि जब हम खुद को ही कुछ प्रश्न पूछें और उसी के लिए हम थोड़ा सा देखें कि क्या हम कितनी नौटंकी करते हैं, कितने सारे नाटक करते हैं, जीवन में झूठ बोलते हैं, नाटक करते हैं, कहां पर ईमानदारी आएगी, कहां पर निष्ठा आएगी। एक व्यापारी था, सब लोग उसी के पास आके करियाना खरीदते थे। आसपास के जो भी करियाना वाले थे वो उसको ये बोल रहे हैं, यार ये बंदा कर क्या रहा है, जो भाव पे वो बेच रहा है उसी भाव पे अपन बेच रहे हैं, तो ऐसी तो क्या चीज है, क्वालिटी भी तो सेम है, जो उसकी क्वालिटी है वो अपनी क्वालिटी है, तो सब उसके पास क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। एक दिन सबने उसको पूछा कि भैया नथुराम, ऐसा क्या हो रहा है कि सब लोग तुम्हारे पास से ही करियाना परचेज करते हैं, क्या कारण है। उसने बोला, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अरे नहीं यार, कुछ तो कारण है, तू बता। उसने बताया, मैं सिर्फ यही ट्राई करता हूं कि जब भी मैं उसको मापतोल करूं तो मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ त्राजवे की सुई पर रहती है। मैं त्राजवे को अपना भगवान मानता हूं और सुबह आके मैं दर्शन करके फिर ही काम चालू करता हूं। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या बड़ी चीज हो गई। इसका मतलब यह है कि जब मैं त्राजवे की सुई पर नजर रखता हूं तब मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास आने वाले हर एक ग्राहक को ईमानदारी के साथ, सही वजन के साथ चीज मिले, ज्यादा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं जानी चाहिए। नंबर 2, जब मैं वो राशन उनको बेचता हूं उस टाइम पर ये भाव डालता हूं कि ये राशन जिस किसी के भी जीव के पेट में जाए, ये अन्न किसी भी जीव के अंदर जाए, बस उसका अच्छा ही हो, भला ही हो, वो कतई बीमार ना पड़े। इसको बोलते हैं निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। तो आप ये सोचिए कि आपने आज तक के जितने भी रिलेशंस हैं, हर एक रिलेशंस को किस ईमानदारी के साथ निभाया है, कौन सी निष्ठा के साथ उसको निभाया है। मैं लास्ट में एक बार आपको एक अच्छा सा शेयर करना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है। 2 सोल्जर थे, बाउंड्री पे कहीं पर उनका पोस्टिंग था, सेम कैडर, डेजिग्नेशन सेम था, दोनों साथ में रिटायर हुए और उस टाइम पे दोनों का पैकेज वगैरह भी सब कुछ सेम था, इकोनॉमिक कंडीशन भी सारी की सारी सेम थी, तो इतना ज्यादा बदलाव नहीं था। बहुत वर्षों के बाद एक सोल्जर को दूसरे सोल्जर का कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसने उसको फोन किया कि भैया तू क्या कर रहा है। उसने बोला, बस कुछ नहीं, आराम अपने घर में शांति से बैठा हूं। अच्छा एक बार तुझे मिलना है। हाँ ठीक है, आजा। एड्रेस लेके दूसरा सोल्जर पहले सोल्जर के वहां जाता है। वहां देखता है कि बड़ा सा मकान, आलीशान मकान है, वो बंदा शांति से बैठा है, सारे सर्वेंट वगैरह हैं,
वो एकदम हक्का बक्का हो गया। उसने बोला यार तूने ऐसा क्या किया, जो तेरे को पेंशन मिल रही है वही पेंशन मेरे को मिल रही है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो तूने ऐसा क्या तीर मार लिया कि तेरे पास इतना पैसा आ गया। उसने बोला देखो मैंने कुछ किया कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी के साथ करता था। वो बोला हाँ मैं भी तो करता था, उसमें क्या नई चीज है। अरे नहीं ऐसा नहीं, चल मैं तुझे एक बात बताऊं। मालूम है आज से 20 साल पहले जब ज्यादा सर्दी पड़ी हुई थी, हम दोनों ही पोस्ट पर थे। हमें जो पोस्ट था वहां से जो हमें जो चौकीदारी करनी थी वो करीबन 3 माइल दूर था। हम हर रोज रात को अपने पोस्ट पर आते, खाना खुद बनाते, खाते, सो जाते, सुबह वापस अपन जाते थे। हाँ सही बात है। मालूम है तुझे एक बार कि अपन जब चौकी पर गए तो मैंने तुझे वहां जाके पूछा था कि यार हमने अपने पोस्ट की ट्यूबलाइट बंद की है कि नहीं। हाँ मालूम है तुझे, मालूम है तूने ये बताया था कि यार मुझे मालूम नहीं है, किया नहीं किया। तो उस टाइम पर तुझे मालूम है कि मैंने तुझे ये बोला कि अगर बंद नहीं किया तो एक काम कर, मैं वहां जाके बंद करके वापस आता हूं। तूने बोला क्या यार पागलपन कर रहा है, जाने का क्या मतलब है, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ अपन दो हैं, अपन दोनों ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चालू है या बंद है, तो छोड़ना। लेकिन मैं वापस गया था, बंद किया था और फिर मैं वापस आया था। यही चीज मैंने पकड़ के रखी जीवन में। और मैं जिस किसी भी कंपनी में जॉब पर गया तो जैसे ही मैं एंटर हुआ मैंने यही सोचा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूं, और उसकी वजह से मैं कभी लेट नहीं पहुंचा। मैंने अपने काम ईमानदारी के साथ फुलफिल करने का ट्राई किया, और उसके वजह से मेरे जो भी सेठ थे इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और आज मैं बड़ी शांति से आराम की जिंदगी जी रहा हूं। सो ईमानदारी, निष्ठा इसे बोलेंगे। और ज्यादातर लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस निकालते हैं। रिलेशंस आपने बनाई हुई हैं तो इसको मेंटेन करने की जवाबदारी आपकी है। आपको यह लग रहा है कि सेठ को जरूरत है आपकी, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको रुतबे की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटस की जरूरत नहीं है। संबंध हमेशा एक साथ चलता है। वो एक गाड़ी का 2 पहिया है। आप और आपके मालिक, आप और आपके सर्वेंट, आप और आपके संबंधी, हर एक लोग, ये दोनों साथ में जाने चाहिए। तो ये बात आती है हमारी ईमानदारी और निष्ठा की। हमें यही चीज को समझना है कि हम कैसे ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि ज्यादातर लोग हमसे खुश रहें, हमसे किसी का भी कोई अपराध ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, वो कम से कम हमारी वजह से उसको इंसल्ट फील ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वापस चिंता के लिए जो अभी लेटेस्ट न्यूज है उसके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। एक्टर श्री सुशांत सिंह राठौर जिन्होंने अभी सुसाइड किया, जिनके बारे में अभी बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। हर एक लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। जो भी कुछ है, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम पर मुझे ये सोच आती है कि वो बंदा, सिर्फ सुशांत सिंह की बात नहीं हो रही है, वो हर एक व्यक्ति कितना स्ट्रांग होगा कि जब वो सुसाइड करता है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि वो सब निर्बल थे, वो लोग भागेड़ू हैं, वो लोग असक्त हैं। तो मैं ये बताऊं, हमारी छोटी सी उंगली में अगर कुछ लग जाता है तो हम सह नहीं सकते हैं, कट जाए तो सह नहीं सकते हैं, कोई बालों को खींचे सह नहीं सकते हैं, मूंछों के बालों को खींचे सह नहीं सकते हैं। सोचिए उस इंसान को कितनी दिक्कत हुई होगी, तब जाके उसने अपने पूरे शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया होगा। जब वो लटकता है तो क्या पोजीशन होती होगी, जब वो गिरता है
या ट्रेन के साथ कटता है, क्या पोजीशन होती होगी, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उनकी वो ब्रेवरी जो वो सुसाइड के माध्यम पे लेके जाते हैं या नेगेटिव लेके जाते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है। ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या पोजीशन, ऐसी क्या परिस्थिति सर्जित होती है कि जहां पर आप आपके जीवन का ही अंत करना चाहते हैं? मैं ये बताऊंगा, अगर अंत करना है तो एक काम कीजिए, समाज के लिए कुछ काम कीजिए। 10 लोगों को आप सही ढंग से एक अलग लेवल पर लेके आइए, बस। वैसे भी देखिए, आप तो मरने वाले हैं, तो बेहतर है कि हम किसी के लिए कुछ करके जाएं। हमारे सोल्जर्स जो आज की तारीख में मर रहे हैं, वो हकीकत में एक सुसाइड है। उनको मालूम है कि हम जहां पर खड़े हैं वहां अगर फाइट हो गई, अगर वॉर हो गया, सामने से गोली आएगी, बम आएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम कहां पर लगेगा, मेरे बॉडी में क्या क्या डैमेज होगा। हो सकता है कि ब्रेन में कुछ हो गया तो मैं 6 महीने 6 साल तक मैं कोमा में रहूं। वो सुसाइड है, डेफिनेटली सुसाइड है। वो हमारे लिए सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका एक जज्बा है, वो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमें सेव करने के लिए वो आगे जाते हैं। तो वो सुसाइड नहीं गिना जाएगा और फिर वो जाके शहीदी बोला जाता है। बात एक ही है, मरना है, एक शहीद की तरह मरता है, एक निर्बल की तरह मरता है। सोचना हमें है कि हमें हमारी मौत कैसी चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में है। सो दोस्तों, आज आपके साथ बहुत मजा आया। अब अगला सेशन जो होगा वो रेकी के बाकी के 2 सिद्धांत के साथ हम पूर्ण करेंगे और फिर हम हमारे रेकी के 5 सिद्धांत का जो सेशन है, जो श्रेणी है, उसको हम खत्म करेंगे। आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहने में बहुत मजा आता है। बस ऐसे ही मिलते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपने